तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस ऑल आउट यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग ऑल आउट पे पर व्यू के रिव्यू में। और हम बात करने वाले हैं शो के बारे में। लेकिन भाई कितना लंबा शो था ये आज, मतलब मैं तो भाई पागल हो गया। ऐसा लग रहा है कि जब से मैं सो के उठा हूं अभी तक ऑल आउट चल रही है। मैं वीडियो बना रहा हूं, शायद अभी भी ऑल आउट चल रही होगी, आई डोंट नो। मतलब इतने सारे मैचेस और इतने लंबे लंबे मैचेस कि भाई मैं सोच रहा था कि ये शो अब खत्म होगा, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब WWE से एक चीज सीखनी चाहिए AEW को कि मतलब थोड़े छोटे शोज रखो यार। पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और ऑडियंस इतनी है नहीं, इतना शोर नहीं मच रहा, उतनी फील नहीं है शो की। छोटा शो अच्छा इंपैक्ट भी डालता है। मैचेस जबकि इतने सारे अच्छे थे, लेकिन इतने लंबे लंबे मैच चलेंगे और इतने सारे होंगे तो एक समय के बाद बंदा थोड़ा सा बोर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो भी हम बात करेंगे इस शो के बारे में गाइस, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है इस माइक की जो क्वालिटी है उससे ऑडियो क्वालिटी बेटर हो जाएगी और आने वाले समय में जैसा कि मैंने कहा था आपको जल्द ही बैकग्राउंड देखने को मिलेगा नया। और मैं काफी एक्साइटेड हूं कि आप लोगों को भी वो चीज देखने को मिले। तो फटाफट से चलते हैं शो की तरफ। बहुत सारे मैचेस हैं। बाय इन पे 2 मैचेस हमें देखने को मिले जो कि प्री शो होता है गाइस AEW के शोज के अंदर। पहला था जोई जनेला अगेंस्ट सरपेंटिको, जहां पे जोई जनेला जीत गए। एक ठीक ठाक मैच था ये और यहाँ पे मैं कुछ खास कहूंगा नहीं। बाय इन तो मैंने बिल्कुल सुस्त तरीके से देखा था। उसके बाद एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला यहाँ पे प्राइवेट पार्टी अगेंस्ट नंबर 3 और 4 ऑफ डार्क ऑर्डर यानी कि जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनॉल्ड्स। और ये भी बाय इन के ऊपर था। 2 मैचेस थे किक ऑफ शो पे गाइस और एक काफी अच्छा टैग टीम मैच था ओवरऑल। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि अपना वो जो काइंड ऑफ एक हरिकेन राणा इनटू एन RKO काइंड ऑफ जो फिनिशर है प्राइवेट पार्टी का, वो लगा के इस मैच को वो जीत गए। मेन शो की हम बात करते हैं फटाफट से। तो ये मैच स्टार्ट होता है सबसे पहले ब्रिट बेकर अगेंस्ट बिग स्वोल, जो कि एक टूथ एंड नेल मैच था। अब ये होने वाला था ब्रिट बेकर के डेंटल क्लिनिक में से। और वहां पे गाइस हमें देखने को मिला कि किस तरीके से लड़ रहे हैं, ब्रॉल करे जा रहे हैं और पूरे क्लिनिक के अंदर अलग अलग कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तो एक एक्साइटिंग सा मैच था, लेकिन एंडिंग इसकी बहुत अच्छी थी जब हमें देखने को मिलता है कि ब्रिट बेकर एक इंजेक्शन लेके आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो बिग स्वोल को इंजेक्शन लगा देंगी, लेकिन स्वोल उन्हीं के ऊपर इंजेक्शन लगा देती हैं और वो बेसिकली गाइस बेहोश करने वाला इंजेक्शन था और ब्रिट बेकर बेहोश हो जाती हैं और बिग स्वोल उनको यहाँ पे मतलब पास आउट करा के इस मैच को जीत चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग मैच था ये। और रेबा जो कि बेसिकली ब्रिट बेकर की असिस्टेंट है, उनके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ इस मैच के अंदर। उनको कचरे के डब्बे के अंदर फेंक दिया और वो जब वापस आती है तो उनके सर के ऊपर केले का छिलका पड़ा होता है। वो चीज देख के मुझे काफी ज्यादा हंसी आई। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये था एक टैग टीम मैच यंग बक्स अगेंस्ट जुरासिक एक्सप्रेस। एक बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच। मतलब हम शो के यहाँ पे स्टार्ट में थे तो मैं हाइप था, ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड था शो के लिए। इतना एनर्जी मेरी लूज नहीं हुई थी और इस मैच को मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी से देखा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नोटिस करा। और लूचासोरस इज लाइक सो गुड। मतलब मैं हमेशा यंग बक्स की तारीफ करता हूं और वो चीज आप लोगों को पता है कि कितने कंसिस्टेंटली अच्छे मैचेस देते हैं यंग बक्स, चाहे वो डायनामाइट पे हो या पेपर व्यू पे हो। क्वालिटी ऑफ मैचेस कभी ड्रॉप नहीं होती। लेकिन लूचासोरस एक ऐसा नाम है जो कि अपने साइज के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं तो उनको एक प्रोडिजी बोल दूंगा और कहूंगा कि इनके जैसा AEW में और कोई भी नहीं है। मतलब इतने यूनिक स्टाइल से लड़ते हैं और क्या कमाल का मैच इन्होंने यहाँ पर दिया। और जंगल बॉय की भी तारीफ मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि भाई क्या क्या यंग बक्स ने नहीं करा इस मैच में हराने के लिए, लेकिन जंगल बॉय किक आउट हर एक चीज पे उन्होंने किक आउट किया है और वो देख के मैं बहुत ज्यादा उनसे भी इंप्रेस हुआ। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा मैच था मैं कहना चाहूंगा और मजा आया मुझे बहुत ज्यादा देख के। और एंड में हमें देखने को मिलता है गाइस कि BTE अपना फिनिशर लगाते हैं यंग बक्स, जो कि बेसिकली 2 तरफ से एक V ट्रिगर है और यहाँ पे वो जीत चुके हैं इस मैच को अपनी टीम के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलती है 21 मैन कसिनो बैटल रॉयल, जिसके विनर को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर का मैच फ्यूचर में फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये मैच काफी लंबा चला तो मैं मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा यहाँ पे गाइस। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे एक बड़ी चीज देखने को मिली कि जेक हेगर को सोनी किस ने एलिमिनेट कर दिया। ये चीज मैंने उम्मीद नहीं करी थी। अब इस मैच के अंदर जो नंबर 21 वाला पार्टिसिपेंट होता है गाइस, वो एक सरप्राइज होता है यानी कि जोकर कार्ड, और किसी को नहीं पता होता कि आखिर वो है कौन। लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था कैसे ब्रायन केज एक सरप्राइज थे और आज हमें देखने को मिला गाइस कि मैट साइडल यानी कि फॉर्मरली नोन एज एवन बॉर्न इन WWE वो यहाँ पर आते हैं और लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मैं बिल्कुल पागल हो गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कोई ऐसा रूमर नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जो हमें देखने को मिला इट वॉज एन एब्सोल्युटली एम्बैरेसमेंट। और मुझे बहुत दुख है इस बात का क्योंकि मैट साइडल आते हैं और वो अपना सिग्नेचर मूव लगाने की कोशिश करते हैं शूटिंग स्टार प्रेस, और ऐसा लगता है कि वो बहुत जोश में थे यहाँ पे और 1 सेकंड पहले ही वो कूद गए जिससे उनको कूदना चाहिए था और वो स्लिप हो गए टॉप रोप से, उनका सर लगा टर्नबकल के ऊपर।
और ये पूरा तरीके से उन्होंने अपना डेब्यू बॉच कर दिया। मतलब काइंड ऑफ उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हंसी भी आई देख के मुझे, क्योंकि ये मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो शूटिंग स्टार प्रेस लगाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मैट साइडल आ चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग में, लेकिन जब वो गिरे तो मैं हंसा उस मोमेंट में। लेकिन अब मैं सोचूं तो काफ़ी एम्बैरेसिंग रहा होगा उनके लिए, और लोग उनका पूरे इंटरनेट पे बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लो भाई ऑल एलीट रेसलिंग का नया डेब्यू मैट साइडल, जिसको अपना खुद का फिनिशर लगाना नहीं आता। अब इसमें AEW की ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन बताएं, आप कैसे इसको देख रहे हैं भाई। मतलब एक होती रहती है मोमेंट, बॉचेस होते हैं, लेकिन एक ऐसे एक्सट्रीम टाइम पे ऐसा गलत बॉच होना, मतलब जब पूरी मोमेंट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं और उस समय पे कोई रेसलर बॉच कर दे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 8 साल बाद रॉक वापस आ रहा है WWE में और रिंग के अंदर आके अपना प्रोमो वॉच कर रहे हैं और रॉक बॉटम उनसे लगाई नहीं जा रही, तो कैसे आखिर फैंस उसको सोचेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। उसके बाद गाइस काफ़ी कमाल का ये चीज़ हमें देखने को मिली कि ब्रायन केज ने एक बॉडी बैग लिया, उसके अंदर थंब टैग्स डाले, डार्बी एलिन को इसके अंदर डाल दिया और डार्बी एलिन को उठा के फेंक दिया बाहर। और इससे पहले डार्बी एलिन ने रिकी स्टार्क्स को भी एलिमिनेट करा था। तो मैंने कोशिश करी थी, मैंने पिक करा था कि डार्बी एलिन शायद इस मैच को जीतेंगे, वो दूर दूर तक हुआ नहीं गाइस। और इसके बाद आर्चर और केज के बीच में, जो कि दो बड़े गाइस थे इस मैच के अंदर, उनके में हमें काफ़ी कमाल की डुएल देखने को मिली, इन दोनों के बीच में अच्छी रेसलिंग भी देखने को मिली। और हॉब्स जो थे यहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दिया आर्चर ने, ब्रायन केज को भी एलिमिनेट कर दिया आर्चर ने। और जो फाइनल 4 बचते हैं गाइस वो थे लैंस आर्चर, मैट साइडल, एडी किंगस्टन और द बुचर। तो यहाँ पे ये 4 लोग बचते हैं गाइस, और हमें देखने को मिलता है कि साइडल एलिमिनेट कर देते हैं सबसे पहले बुचर को, उसके बाद यहाँ पे किंगस्टन एलिमिनेट कर देते हैं मैट साइडल को। तो फाइनली जो बचते हैं 2 वो थे लैंस आर्चर और एडी किंगस्टन। और ऑलमोस्ट एडी किंगस्टन यहाँ पे जीत गया, लेकिन जेक द स्नेक रॉबर्ट्स ने अपना सांप यूं दिखाना शुरू कर दिया उनको, और इस चीज से थोड़े वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और लैंस आर्चर ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। और लैंस आर्चर जीत चुके हैं इस साल की 21 मैन कैसीनो बैटल रॉयल, और उनको मिलेगा नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। काफी एंटरटेनिंग मैच था, बीच बीच में बोरिंग भी हो गया, लेकिन ये जो मोमेंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब करी यही इस मैच की अच्छी हाईलाइट्स थी। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है मैट हार्डी और सैमी गेवारा का, जो कि एक ब्रोकन रूल्स मैच था। बेसिकली एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। इसके ऊपर स्टिपुलेशन लगाई गई थी कि अगर मैट हार्डी हारते हैं तो उनको AEW छोड़कर जानी पड़ेगी, जिससे काइंड ऑफ हमको आइडिया लग गया था कि ऐसा होने तो वाला है नहीं, तो मैट हार्डी को ही मैच जीतना है। अब गाइस एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे ये होगी बिल्कुल ही, मतलब कैसे आज मैट हार्डी बच गए हैं ये बात मेरे को विश्वास नहीं हो रही है। तो ये मैच शुरू होता है बैक स्टेज और मैट हार्डी घूम रहे होते हैं वो जैक्सनविल जैगुआर्स के स्टेडियम के आसपास, और वो सैमी गेवारा को बुलाते हैं। सैमी गेवारा आते हैं पीछे से गोल्फ कार्ट लेके। अब अगर आपको याद हो तो मैट हार्डी ने उड़ा दिया था गोल्फ कार्ट से 2 बार सैमी गेवारा को, और इस बार ये चीज सैमी करना चाहते थे मैट के ऊपर, और मैट भागते हैं और सैमी गलती से अपनी गोल्फ कार्ट को क्रैश कर देते हैं, तो वो इस चीज में अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसके बाद एक काइंड ऑफ फोक लिफ्ट होती है गाइस, पता नहीं कोई मशीन थी और बहुत ऊपर थी हाइट से, और नीचे उसके यहाँ पे एक टेबल प्लेस करी हुई थी, और यहाँ पे मैट हार्डी कोशिश करते हैं ऊपर से एक साइड इफेक्ट लगाने की। अब आप सोचे लगभग 15 तो नहीं, मतलब 10 फीट के आसपास हैं और साइड इफेक्ट लगाना चाहते हैं नीचे टेबल के ऊपर। ऑलरेडी कितना खतरनाक है। इस चीज को करते हैं यहाँ पे सैमी गेवारा रिवर्स, और एक स्पीयर लगाते हुए नीचे कूद जाते हैं मैट हार्डी को, और सीधा थ्रू द टेबल वो गिरते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा ब्रूटल तो थी, लेकिन मैट हार्डी की लैंडिंग गाइस यहाँ पे, ना ही उनका सर लगा टेबल के ऊपर, ना ही उनकी गर्दन लगी टेबल के ऊपर, सीधा उनका सर जो है वो आके लगा जमीन पे, और उसी समय डॉक्टर्स वहां पे भाग के आ गए। मतलब मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड, मैट हार्डी बस किसी तरीके से यहाँ पे बच जाएं। तो पहले यहाँ पे होता क्या, आई थिंक ये पूरा स्क्रिप्टेड चीज थी, लेकिन डॉक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं इस मैच को स्टॉप कर दिया जाए, और सैमी गेवारा को वहां से लेकर जाया जाता है। वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं और ये मैच को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और कोई रिजल्ट नहीं अनाउंस होने वाला होता। और जैसे ही जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है गाइस, आ जाते हैं मैट हार्डी एक बार फिर से, और ये मैच अचानक से रीस्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये मैच रीस्टार्ट हो गया, मुझे लगता है कि हार्डी ठीक थे, उनको कोई जेन्युइन इंजरी शायद नहीं हुई थी, नहीं तो अगर एक्चुअली में मैच रोका जाता तो उसको कंटिन्यू नहीं करा जा सकता था ऐसे, अगर सच में एक सीरियस इंजरी हो जाती मैट हार्डी को। और इसके बाद इतने मतलब क्लोजली बचने के बाद भी ये बंदे रुक नहीं पाए, और उसके बाद ये जाते हैं वहां पे जो एंट्रेंस के पास पोल लगे होते हैं लंबे लंबे, उस पर चढ़ जाते हैं। 15 फीट ऊपर से मैट हार्डी फेंकते हैं नीचे सैमी गेवारा को। ऑब्री एडवर्ड्स काउंट करती हैं 10 और मैट हार्डी इस मैच को जीतते हैं। मतलब जिस तरीके से मैट हार्डी इस मैच में सर्वाइव करें भाई, मतलब भगवान की पूरी दुआ थी उनके पास कि आज वो बच गए हैं, एंड आई रियली थिंक कि वो मतलब सेफ हैं और उनको कुछ खास इंजरी हुई नहीं है। और लेकिन जो रिस्क लिया आज उन्होंने इस मैच के अंदर, मतलब भाई बहुत ज़्यादा बुरा था और बहुत सारी बुरी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन एट द एंड वो अपने मैच को जीत गए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस विमेंस चैंपियनशिप का मैच, जो कि था थंडर रोसा जो कि NWA की चैंपियन है, और अगेंस्ट हिकारू शिडा जो कि ऑब्वियसली AEW की विमेंस चैंपियन है।
ये मैच ठीक था। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि ऐसे मैचेस ज्यादा लंबे नहीं चलने चाहिए भाई, 10 मिनट तक का मैच होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से तुम खत्म करो, फास्ट पेस रेसलिंग मैच दो। लेकिन ये मैच बहुत स्लो था, टेक्निकल था और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिली। मैं मना नहीं करूंगा कि ये बेकार मैच था। एक पेंडुलम सबमिशन देखने को मिला हमें थंडर रोसा की तरफ से, जो कि अमेजिंग था। हिकारू शिडा ने कमाल कर दिया। कोई बॉच नहीं था ज्यादा इस मैच के अंदर, जो कि यूजुअली हमें देखने को मिलता है विमेंस डिवीजन में, ऑल एलीट रेसलिंग में। लेकिन आज वो चीज हुई नहीं। एक अच्छा मैच था और एट द एंड हिकारू शिडा ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, जो कि होना एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चांस था कि ऐसा ही होगा। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा अगर ये मैच थोड़ा छोटा होता तो शायद ओवरऑल और ज़्यादा मज़ा आता। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 8 मैन टैग टीम मैच, जहाँ पे डार्क ऑर्डर यानी कि कोल्ट कबाना, ब्रोडी ली, इवल उनो और स्टू ग्रेसन लड़ते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स यानी कि डस्टिन रोड्स, क्यूटी मार्शल और उनके साथ होते हैं स्कॉर्पियो स्काई और मैट कार्डोना। अब ये मैच भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैच के लिए यहाँ पे डार्क ऑर्डर डोमिनेट कर रही थी। और मैंने कल प्रेडिक्शंस में बोला था कि डार्क ऑर्डर को सारे मैच जीतने चाहिए, और क्योंकि ब्रोडी इतने स्ट्रॉन्ग चैंपियन बन गए, उनको सारे मैच जीतने यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है अपने मोमेंटम के लिए। और यहाँ पे ऑल एलीट रेसलिंग ने उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करा। आज भी ये मैच डार्क ऑर्डर अपने दोनों मैचेस हार गई है। तो इस मैच के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है गाइस कि एक लैरिएट लगाते हैं, यानी कि अपना फिनिशर लगा देते हैं ब्रोडी ली ऑन डस्टिन रोड्स, और वो यहाँ पे खुद नहीं पिन करते, मौका देते हैं कोल्ट कबाना को कि भाई तुम जाके पिन करो इसको। और कोल्ट कबाना को ये नहीं है मैं जाके पिन करूं, एक और मूव लगाना है उनको ऊपर से, और यहाँ पे उनका वो मूव मिस हो गया। डस्टिन ने उनको रोल अप कर दिया और वो मैच को जीत गए। और ब्रोडी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत गुस्से में थे कोल्ट कबाना से, क्योंकि कोल्ट कबाना की वजह से जो है यहाँ पे डार्क ऑर्डर इस मैच को हार गई। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे इनका आगे बिल्ड रहता है। लेकिन मैं इस मैच के रिजल्ट से खुश नहीं हूं, लेकिन एक चीज हमें पता लग गई है कि आने वाले डायनामाइट के एपिसोड में डस्टिन को मौका मिलेगा ब्रोडी से लड़ने का फॉर द TNT चैंपियनशिप, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जीतने वाले हैं। पर आज जो नेचुरल नाइटमेयर्स की टीम जीती यहाँ पे, वो बेसिकली एक कोडी रोड्स का रिवेंज था। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स का मैच, जो कि था केनी ओमेगा एंड हैंगमैन पेज, जो कि चैंपियंस हैं, अगेंस्ट FTR यानी कि कैश व्हीलर और डैक्स हार्वुड। और ये भी एक काफी अच्छा मैच था। मतलब टेक्निकल अगर मैं देखूं तो दिस वाज वेरी गुड मैच, बट फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि शायद थोड़ा सा छोटा हो सकता था ये मैच भी। तो इस मैच में काफी अच्छे सीक्वेंस हमें देखने को मिले गाइस, जब केनी ओमेगा गलती से लगा देते हैं अपना वी ट्रिगर ऑन एडम हैंगमैन पेज, और उनका जो फिनिशर होता है बकशॉट लैरिएट और वी ट्रिगर का फिनिशर, मतलब कंबाइंड फिनिशर, वो चीज यहाँ पे मिस हो जाती है। और इसके बाद पेज के ऊपर स्पाइक पाइल ड्राइवर लगाती है FTR, लेकिन पेज किक आउट कर देते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मोमेंट थी। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक और स्पाइक पाइल ड्राइवर लगाते हैं, ओमेगा कुछ कर नहीं पाते और हैंगमैन पेज यहाँ पे पिन कर दिए जाते हैं, और FTR बन चुके हैं नए चैंपियंस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चैंपियनशिप्स चेंज हो गई। मैंने प्रेडिक्शन भी यही करी थी, और मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि केनी ओमेगा शायद खुश नहीं है किसी वजह से एडम पेज से, और वो बहुत गुस्से में पहले तो एक टेबल से छोटी सी एक चेयर सी उठाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। वो अटैक नहीं करते पेज पे, लेकिन उनको वैसे ही वहां पे गिरा हुआ छोड़ के चले जाते हैं। वो बैकस्टेज जाते हैं यंग बक्स के पास और कहते हैं आई एम डन, और बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है हैंगमैन पेज से। और वो ऐसा नहीं है कि वहां रुकते हैं, वो चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर अरीना से निकल जाते हैं, और वो कहते हैं मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं पहले करने में अच्छा था। और ये काइंड ऑफ गाइस एक हिंट है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करा था, दैट केनी ओमेगा इज गोइंग टू बी ऑफ फॉर 1 or 2 वीक्स, और जब वो वापस आने वाले हैं वो होंगे एक सिंगल सुपरस्टार। और इस चीज की AEW को इतनी जरूरत है इस समय पे कि वो कमाल कर सकते हैं, धमाल मचा सकते हैं सिंगल्स में, और वो चीज शायद अब हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हो सकता है उनकी एक फ्यूड भी हो सकती है एडम पेज के साथ। लेकिन आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है गाइस कि नए चैंपियंस बन चुके हैं FTR, कांग्रेचुलेशंस टू देम। और अब फाइनली एक एक्चुअल टैग टीम है जो इस टैग टीम डिवीजन को चलाएगी, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है क्रिस जेरिको अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी इन अ मिमोसा मेहम मैच, और यहाँ पे जीतने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। बेसिकली तरीका ये था कि ऑरेंज जूस और बबली के टैंक में फेंक दो या फिर पिनफॉल सबमिशन कर दो। और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब जो इसका पॉइंट था, जो इसका मुद्दा था यहाँ पे सर्व करना, वो चीज इसने करी। काफी सारी क्लोज कॉल्स थी मैच में कि कौन गिरेगा इस मिमोसा के टैंक में, लेकिन एट द एंड गाइस क्रिस जेरिको गिरते हैं, और क्रिस जेरिको इस मैच को हार चुके हैं। 2 बार अपना सुपर ऑरेंज पंच लगाते हैं यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी, और जेरिको जो है इस मैच को हार चुके हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि जेरिको एक बार फिर से हार गए, और वो जो फोटो है उनकी कि वो गिरे हुए हैं उस जूस के टैंक में, वो अल्टीमेट है। और यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा ये मैच का जो पर्पस था उसने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, एंटरटेन करा। कुछ 15 मिनट का मैच था और देखने में मजा आया। और इसके बाद फाइनली गाइस फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें देखने को मिलता है जॉन मॉक्सली अगेंस्ट MJF, और यहाँ पे ऑब्वियसली पैराडाइम शिफ्ट जो था वो बैंड था। तो ये मैच काफी लंबा था, एक बार फिर से मैं वही बात बोलूंगा, 25-26 मिनट का मैच चला,
और ऐसा भी नहीं था कि बहुत स्लो पेस मैच था। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट मोमेंट आई वो ये गाइस कि टर्न बकल के अंदर जाके सर लगता है एमजेएफ का और उनका खून आ जाता है, बुरे तरीके से खून आ जाता है सर से, और मॉक्सली उन पर बीट डाउन कर रहे हैं। मैच बैक एंड फोर्थ चल रहा है और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि वार्डलो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो जो उनकी डायमंड रिंग है फेंक देते हैं रिंग में ताकि एमजेएफ इसका यूज कर सकें। अब रेफरी ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड है और मॉक्सली भी इस बात का नोटिस करते हैं और वो लगा देते हैं यहाँ पे एमजेएफ के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट और वो इस मैच को जीत चुके हैं। तो जो फिनिशर बैंड था वो मॉक्सली ने यहाँ पे यूज कर लिया और जबकि एमजेएफ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मॉक्सली ने यहाँ पे चीटिंग करके मैच जीत लिया। चीटिंग भी क्या, मैं तो कहूंगा एक स्मार्ट चैंपियन की तरह उन्होंने मूव करा और वार्डलो की शक्ल देखने वाली थी जब मॉक्सली यहाँ पे जीतते हैं। तो अमेजिंग एंडिंग थी इस मैच की, जिस तरीके से मॉक्सली यहाँ पे टाइटल को जीते। मैं सोच रहा था कि शायद एमजेएफ यहाँ पे जीत सकते हैं, लेकिन एमजेएफ का अनडिफीटेड जो रिकॉर्ड था वो खत्म हो चुका है। ही हैज बीन डिफीटेड इन सिंगल्स कंपटीशन और जॉन मॉक्सली ने उनको कर दिया गाइस पिन। तो यहाँ पे आखिर कौन हराएगा मॉक्सली को, अब ये है मेन बात जानने वाली। लैंस आर्चर हमें पता है कि उनको एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हो सकता है कि अगला बड़ा मैच उन्हीं का होगा मॉक्सली के साथ। तो गाइस ये था ऑल आउट का पे पर व्यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक डिसेंट शो था, ये नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अमेजिंग था। और उसका मेन रीजन यही है कि इसकी लेंथ इतनी ज्यादा थी कि जो चीजें छोटी करके बहुत अच्छी बनाई जा सकती थी वो शायद बहुत लंबी खींच दी गई। और ओवरऑल अगर मैं जज करूंगा तो शायद ये शो कहीं कहीं पे थोड़ा बोरिंग हो गया था। अपने ओपिनियन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।